देर रात का पहर था। राकेश और मनोज तालाब के किनारे बैठे थे। उनके सामने 2 शराब की बोतलें रखी हुई थी। बॉनफायर जली हुई थी और वो उस पर सेकने के लिए मछलियों पर मसाला मल रहे थे। उन्होंने मछलियों पर मसाला लगाया और फिर उन्हें सीख में पिरोकर आग पर सेकने के लिए लटका दी। उसी समय उनको सामने से कोई आता हुआ नजर आया। अरे वो कौन है? धीरे धीरे वो अक्स साफ हुआ। उन्होंने पाया कि सामने से एक खूबसूरत लड़की चली आ रही है। लड़की धीरे से उनके करीब आई और आग के पास बैठ गई। तभी उसने एक मछली उठाई और एकदम से उसमें मुंह मार दिया। वो मछली को चबड़ चबड़ करके अजीब तरह से खाने लगी। ये दोनों उसका ये बर्ताव देखकर हैरान रह गए। अरे पागल है क्या? कम से कम उसे पकने तो दे, अभी तो मछली कच्ची है। ये सुनकर वो लड़की अचानक से मनोज पर झपटी और उसका कान चबा डाला। नैना एक बहुत ही चंचल और नटखट अंदाज की लड़की थी। वही राजन एक शांत स्वभाव का लड़का था। दोनों की शादी को अभी 1 ही महीना हुआ था और ये एक दूसरे से बिल्कुल घुल मिल गए थे। नैना, हम हनीमून पर आए हैं और तुम हो कि अभी अपने चैनल के लिए कंटेंट बनाने में लगी हो। सॉरी जॉन, लेकिन तुमको तो पता ही है ना कि मैं मेरे चैनल को लेकर कितनी सीरियस हूँ। मैंने अकेले अपना दिमाग लगाकर चैनल ग्रो कर लिया है, जितना कोई ग्रुप होकर भी नहीं कर पाता। हाँ जान, ये बात तो है। तुम्हारी मेहनत को देखने के बाद ही तो मैंने फौरन तुमको पसंद कर लिया था कि जो लड़की अपने काम को लेकर इतनी मेहनती है वो एक बीवी का किरदार भी बहुत अच्छे से निभाएगी। नैना एक जर्नलिस्ट थी और एक यूट्यूब न्यूज चैनल चला रही थी। उसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा था, इसलिए राजन उसे बहुत सपोर्ट करता था। राजन, मैं सोच रही हूँ अगली डॉक्यूमेंट्री वीडियो किसी हवेली पर बनाऊं। हवेली पर? वो क्यों? अरे वो अभी तक मेरे चैनल पर सिर्फ क्राइम से रिलेटेड स्टोरी ही चल रही है। सिर्फ सबसे पहली वीडियो ही एक हॉन्टेड प्लेस पर थी। उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला था, तो सोच रही हूँ एक और हॉरर न्यूज वीडियो रिलीज करूँ जो बहुत डरावनी हो। तो कहाँ जाने का प्लान है आपका? ये देखो, भीमगढ़ की हवेली। कहा जाता है ये हवेली भूतिया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि रात को हवेली के अंदर से किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई देती है। कभी वो लड़की छत पर दिखाई देती है और कभी गलियारे में। ठीक है, मैं दिल्ली होकर आ जाऊं, फिर दोनों साथ में चलेंगे। इस पर नैना कुछ सोचने लगी, लेकिन उसने राजन से कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन राजन अपनी बिजनेस मीटिंग अटेंड करने दिल्ली के लिए निकल गया। मुझे राजन के आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। नैना ने अपने दोनों एम्प्लॉयज सम्राट और गुंजन को साथ ले लिया और वो भी भीमगढ़ के लिए निकल गई। कानपुर से 3 घंटे का सफर तय करने के बाद नैना भीमगढ़ पहुंची। उनकी गाड़ी गांव की सड़क से गुजर रही थी और वो खिड़की के बाहर के वातावरण को देख रहे थे। गांव के लोगों के घर काफी छोटे थे और सभी गांव के लोग उनकी गाड़ी को जाते हुए बड़े ही गौर से देख रहे थे। गांव में आने के बाद 20 मिनट के अंदर ही इनकी गाड़ी हवेली के सामने खड़ी थी। गेट पर एक चौकीदार बैठा हुआ था। अंकल, क्या आप हमें इस हवेली के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये हवेली ठीक नहीं है बच्चों। हवेली के अंदर से अजीब तरह की आवाजें आती है। रात होने पर तो मैं भी यहाँ नहीं रुकता, ताला मारकर चला जाता हूँ। यह सुनकर नैना ने सम्राट को कैमरा बंद करने का इशारा किया और उस बूढ़े को 2 500 के नोट देते हुए बोली, अंकल, आज आप ताला नहीं मारना। इस पर चौकीदार ने पैसे ले लिए। देखो, ताला तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं एक खिड़की को अंदर से खोल कर जाऊंगा। तुम लोग मेरे जाने के बाद उस खिड़की से अंदर जा सकते हो। यह सुनकर नैना और ये दोनों खुश हुए। शाम होने पर चौकीदार हवेली के अंदर गया और फिर एक खिड़की खोलकर बाहर आया। उसके बाद उसने हवेली के दरवाजे और मेन गेट पर ताला मारा और फिर चला गया। चलो अब हम अंदर चलते हैं। ये तीनों
उस खिड़की के रास्ते हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और वहां की एक एक चीज काफी टूटी फूटी, पुरानी, नम और बदबूदार थी। दिखने में लग रहा था कि जैसे सदियों से कोई हवेली के अंदर ना गया हो। हवेली की दीवारों से जगह जगह से पेंट उखड़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि किसी ने अपने नाखूनों से दीवारों को उखेड़ा हो। कई जगह से जर नजर आ रही थी। नैना मैम, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अच्छे से शूट करो, ओके? उसी समय एक कोने से इन तीनों को धुआं सा उठता हुआ नजर आया। ये तीनों ही उसे बड़े गौर से देख रहे थे और तभी एक आवाज हुई। उन्होंने पाया कि अलमारी में रखा खाली वेस अपने आप ही हिलने लगा है। मैम, ये क्या हो रहा है? तभी वो काला धुआं बड़ी तेज रफ्तार से इनकी तरफ आया और फिर वेस के नजदीक से ऐसा गुजरा कि वेस अपने आप ही जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। क्या है? तुम दोनों इतना चीख क्यों रहे हो? एक वास ही तो गिरा है, कोई भूत तो नजर नहीं आया ना? उसी समय सम्राट की नजर कॉरिडोर की तरफ पड़ी, जहां उसने एक लड़की को उनकी ओर बढ़ते हुए देखा। लड़की ने हाथ में मोमबत्ती ले रखी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसका आधा चेहरा उसके बालों के बीच ढका हुआ था। नैना मैम, वो देखिए। सम्राट की बात सुनकर नैना ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फटी रह गई। उस लड़की ने नैना की तरफ उंगली से इशारा किया। तभी नैना जमीन पर गिर गई और एक अदृश्य शक्ति उसे उस लड़की की तरफ खींचने लगी। नैना मैम, नैना मैम। नैना उस लड़की के कदमों में पहुंच गई। उसने धीरे से अपनी गर्दन उठाकर उस लड़की को देखा। लड़की थोड़ा सा झुकी और जैसे ही नैना ने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। रात के 2 बजे नैना की आंख खुली तो उसने खुद को हवेली के बाहर पाया। उसके पास ही सम्राट और गुंजन भी बेहोश पड़े थे। सम्राट, गुंजन, उठो। उसने उन दोनों को झंझोड़ कर उठाया। चलो, हमें और यहां नहीं रुकना। और फिर तीनों कार में बैठकर अपने घर को रवाना हो गए। तीनों काफी डरे हुए थे। नैना मैम, वहां हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो कैमरा में तो रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या आप अभी उस हवेली पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाएंगी? सच कहूं तो मैं उस बारे में सोचना भी नहीं चाहती और मुझे नहीं लगता कि कोई हमारी न्यूज़ पर भरोसा भी करेगा। मैम प्लीज़, लेकिन अब आप हमें ऐसी किसी जगह पर नहीं लेकर जाना जो कि हॉन्टेड हो। तुम दोनों को याद नहीं कि जब अंधेरा हुआ तो हम तीनों के साथ क्या हुआ था? हाँ मैम, ऐसा लगा था कि अंधेरा होते ही किसी ने हमारा गला पकड़कर दबाया हो और फिर इतना दम घुटा कि हम बेहोश हो गए। वहाँ जो कुछ भी हुआ, इस बारे में राजन से कुछ भी शेयर मत करना। नैना ने यह बात राजन के साथ शेयर नहीं की और अपने काम में लगी रही। एक शाम वो अपने ऑफिस में काम कर रही थी। मैम, 6 बज चुके हैं, हमें निकलना होगा। हाँ, तुम दोनों जा सकते हो, बस मैं ये प्रोजेक्ट खत्म करके आती हूँ। ओके मैम। सम्राट और गुंजन वहां से निकल गए और नैना अपने काम में ही लगी रही। अरे कौन है? नैना को किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो अपनी जगह से खड़ी हुई केबिन से बाहर निकली। कौन है? उसने लाइट ऑन की तो सभी लाइट फ्लिक करने लगी। ये देखकर नैना थोड़ा डर गई। रोने की आवाज एकदम से तेज होने लगी। नैना को उसकी पीठ पर बर्फ की तरह ठंडी उंगलियां चलती महसूस हुई, जैसे किसी ने उसकी कमर को छुआ हो।
उसने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके पीछे सफेद धुआं जमा हो रहा था। नैना की आंखें हैरानी से फट पड़ी। वो धुआं किसी धारा के जैसा एक ही झटके में नैना के मुंह से होता हुआ उसके शरीर में समा गया और फिर नैना बेहोश हो गई। नैना, नैना उठो। नैना की आंख खुली तो उसने अपने सामने राजन को पाया। राजन, आप? रात के 12 बज रहे हैं, तुम घर क्यों नहीं आई? अरे पता है मैं कितना परेशान था। राजन बहुत परेशान था, लेकिन नैना के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ठीक है, अब तुम आ गए हो तो अब हम घर चलते हैं। अरे बताओ तो, तुम यहां कैसे सो गई थी? नैना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ऑफिस से बाहर निकली। राजन भी बिना कोई सवाल किए उसे घर ले आया। अगली सुबह नैना ऑफिस पहुंची। वो सम्राट और गुंजन को अजीब निगाह से देख रही थी। वो दोनों भी उसके बदले बर्ताव को देखकर बहुत ही हैरान थे। मैम, आर यू ओके? मुझे क्या होगा बेवकूफों? ये सुनकर सम्राट और गुंजन एक दूसरे को देखने लगे। अपना काम संभालो। ये कहकर नैना अपने केबिन में चली गई। तभी इन दोनों को नैना की चीख सुनाई दी। उसकी चीख सुनकर ये दोनों केबिन में पहुंचे। क्या हुआ मैम? इस फोटो को बाहर निकालो मेरे केबिन से। नैना की सांसें फूली हुई थी और उसका इशारा दीवार पर लगी गणेश जी की मूर्ति पर था। मैम, ये गणेश जी की मूर्ति है। मैंने कहा ना इसे बाहर निकालो। नैना के कहने पर सम्राट और गुंजन ने उस तस्वीर को बाहर लगा दिया। दोपहर में नैना अपने केबिन में चिकन खा रही थी। जब सम्राट और गुंजन ने यह देखा तो वो हैरान रह गए। क्या हो गया है मैम को? वो तो वेजिटेरियन है, आज ये इस तरह से कैसे चिकन खा रही है? इन दोनों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। सम्राट और गुंजन अपने अपने केबिन में गए और अपना काम करने लगे। रात के समय सम्राट और गुंजन नैना के पास पहुंचे। मैम, 8 बज गए हैं, हम लोग जा रहे हैं। क्या आप अभी भी यहीं रहेंगी? इस पर नैना ने गुंजन की तरफ घूर कर देखा। तुम यहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है। गुंजन ने सम्राट की तरफ देखा। जी मैम, मैं चलता हूं, गुड नाइट। यह कहकर सम्राट चला गया और गुंजन वहीं नैना के सामने बैठ गई। नैना गुंजन को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। तभी केबिन का दरवाजा अपने आप खुला और जोरों से बंद हो गया। उसके बाद गुंजन की चीख पूरे ऑफिस में गूंज गई। कुछ देर बाद नैना ने ऑफिस बंद किया और फिर घर के लिए निकली। नैना के चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं था। उसने रेड सिग्नल पर भी ध्यान नहीं दिया और उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। घर जाकर उसने राजन से कोई बात नहीं की और खाना खाकर जल्दी ही कमरे में पहुंच सो गई। क्या हो गया इसको? मुझसे बात भी नहीं की। इस तरह से तो वो कभी नहीं सोती। राजन ने भी लाइट बंद की और सो गया। करीब 2 बजे राजन की आंख खुली। उसने पाया कि नैना उसके पास नहीं है। नैना? वो कमरे से निकला तो उसने नैना को स्टोर रूम में जाते हुए देखा। नैना, वहां क्या करने जा रही हो? राजन स्टोर रूम में पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। स्टोर रूम में एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था और नैना उसके पास बैठी उसकी गर्दन से मांस नोच नोच कर खा रही थी। राजन ने नैना का हाथ पकड़ा और उसे झंझोड़ दिया। नैना, होश में आओ, ये तुम क्या कर रही हो? नैना वहां से भाग निकली। राजन ने खुद को संभाला और नैना को ढूंढने निकल पड़ा। नैना, कहां हो तुम? घर से निकलकर नैना नदी किनारे राकेश और मनोज के पास आई और आग के पास बैठ गई। तभी उसने एक मछली उठाई
और एकदम से उसमें मुंह मार दिया। अरे पागल है का? कम से कम उसे पकने तो दे, अभी तो मछली कच्ची है। ये सुनकर वो लड़की अचानक से मनोज पर झपटी और उसका कान चबा डाला। मनोज भाग! वो दोनों वहां से भाग निकले और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नैना अभी भी वहीं बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी भयानक मुस्कान थी। राजन नैना को ढूंढते हुए बहुत थक गया था। नैना कहाँ हो तुम? तभी उसे नैना की भयानक हंसी सुनाई दी। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई और आखिरकार उसे नैना नजर आई। नैना तालाब के किनारे बैठे हुए कच्ची मछलियों को चबा चबा कर खा रही थी। नैना! नैना ने राजन की तरफ देखा और फिर भयानक अंदाज में हंसने लगी। राजन उसी समय नैना को हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया और वो सो गई। लेकिन डॉक्टर को भी उसकी बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सुबह होने पर राजन के पास सम्राट का कॉल आया। राजन सर, क्या नैना मैम आपके साथ है? हाँ, मेरे साथ ही है। क्यों, क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? राजन सर, कल रात नैना मैम ने गुंजन को अपने पास रुकने के लिए कहा था और अभी तक गुंजन अपने घर नहीं पहुंची है। यह सुनकर राजन हैरान रह गया। सम्राट, तो मुझे अभी ऑफिस के बाहर मिलो, मैं ऑफिस की चाबी लेकर आ रहा हूं। राजन की बात सुनकर सम्राट ऑफिस पहुंचा। कुछ देर बाद राजन भी वहां पहुंच गया। राजन ने ऑफिस खोला और नैना के केबिन में पहुंचा। वहां का मंजर देखकर दोनों की आंखें हैरानी से फटी रह गई। उन्होंने पाया कि गुंजन का शरीर कुर्सी पर बैठा है और उसकी कटी गर्दन जमीन पर पड़ी है। गुंजन! सम्राट, जब मैं दिल्ली गया था तो नैना एकदम सही थी और अब जब वापस आया हूं तो ये इतनी अजीब हरकतें कर रही है। मुझे बताओ कि जब मैं दिल्ली में था तो क्या नैना के साथ कोई हादसा हुआ था? राजन सर, नैना मैम जब से उस हवेली से लौटी है तभी से उनका बिहेवियर बहुत अजीब हो गया है। हवेली? कौन सी हवेली? सम्राट ने अब उस हवेली में जाने से लेकर अब तक की सारी कहानी राजन को कह डाली। इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सर, हमें मैम ने ही मना किया था, वरना मैं तो आपको बताने की कब से सोच रहा था। तुम आज ही मेरे साथ उस हवेली पर चलो। राजन भी अब सम्राट के साथ उस हवेली पहुंचा। अंकल, इस हवेली की क्या कहानी है? आप हमें ठीक से बता सकते हैं? तुम तो पहले भी यहां आए हो ना? हाँ अंकल, हमारी मैम जो हमारे साथ यहाँ आई थी, जब से यहाँ से गई है उनके साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा है और गुंजन की मौत हो गई है। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? जी अंकल, वो मेरी बीवी है और वो आजकल बहुत ही अजीब हरकतें कर रही है। देखो बच्चों, यहाँ जितने भी लोग आए हैं उनको हवेली के अंदर तो बहुत कुछ महसूस होता है, लेकिन बाहर आने के बाद आज तक किसी के साथ कुछ नहीं हुआ है। आप कहना क्या चाहते हैं अंकल? नैना जब से यहाँ से गई है तभी से उसके साथ ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। इस हवेली के अंदर जो आत्मा है वो लक्ष्मी की है, इस हवेली की मालकिन, और वो इस हवेली से बहुत प्यार करती है। वो इसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। तुम्हारी बीवी के ऊपर जरूर कोई और साया है। तो मैं उस साये का पता कैसे लगाऊं? अपनी बीवी को उससे छुटकारा कैसे दिलाऊं? मैं एक बाबा को जानता हूं, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। रात के समय चौकीदार उन्हें एक बाबा के पास ले गया और फिर राजन ने बाबा को सब कुछ बताया। तुम्हारी बीवी पर किस आत्मा का साया है यह मैं उसे देखकर ही बता सकता हूं। पूर्णमासी की रात शमशान भूमि पर बरगद के पेड़ के नीचे मुझे एक विधि करनी होगी, तभी मैं उसका पता लगा पाऊंगा। पूर्णमासी की रात आने तक नैना की हालत बहुत बिगड़ गई थी। तांत्रिक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके सामने ही कुंड चल रहा था और एक मटकी रखी थी। राजन नैना को लेकर वहां पहुंचा। नैना के हाथ और पैरों में बेड़ियां पड़ी थी। वो पागलों की तरह हंस रही थी।
नीचे बैठ। नहीं बैठूंगा। ये सुनकर तांत्रिक ने उस पर एक मंत्र फूका, बैठ। और फिर नैना बड़ी मुश्किल से उस घेरे के अंदर बैठ गई। बता तू कौन है? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा, रुक कभी तुझे ठीक करता हूं। ये कहकर तांत्रिक जोरों से मंत्र जाप करने लगा। नैना भी जोर जोर से हंसने लगी। तो कुछ नहीं कर पाएगा तांत्रिक, कुछ भी नहीं। ये सुनकर तांत्रिक ने अपने पास रखे कमंडल से पानी निकाला और मंत्र पढ़कर उस पर फेंका। बता कौन है, वरना तुझे भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं बताता हूं मैं। बोल। मेरा नाम राघव है। मैं नैना के साथ उसके कॉलेज में पढ़ता था। हम दोनों की जर्नलिस्ट बनने का सपना था। मेरे पास पैसों की कमी थी, लेकिन नैना ने अपना चैनल खोल लिया था। लेकिन नैना अकेले अपने चैनल को ग्रो करने के लिए कोई भी न्यूज़ नहीं बना पा रही थी। यार, मेरा चैनल तो लगता है मुझे बंद ही करना पड़ेगा। कोई अच्छी सी न्यूज़ बना ही नहीं पा रही हूँ। वैसे मेरे पास बहुत से आइडिया हैं, तुम चाहो तो हम मिलकर काम कर सकते हैं। नैना ने मेरी बात मान ली और फिर हम मिलकर काम करने लगे। हमने मेरठ के कैंट एरिया में मौजूद एक बंगले जीपी ब्लॉक के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाई, जो कि एक भूत बंगले के नाम से मशहूर है। और मेरा आइडिया बहुत काम आया। वाह राघव, हम दोनों की मेहनत तो रंग ले आई। देखा तुमने, एक ही वीडियो पर कितने व्यूज बढ़ रहे हैं। तुम तो अपना चैनल ही बंद करने वाली थी, देखा मैं तुम्हारे लिए लकी रहा ना। अब चलो चैनल में मुझे भी पार्टनर बना लो। सिर्फ चैनल में ही नहीं, मैं तो लाइफ में भी तुमको ही पार्टनर बनाना चाहती हूँ। नैना ने अपने प्यार के जाल में मुझे फंसाया और मैं भी उसकी चाल को समझ नहीं पाया। उसके बाद उसने मेरे इस्तेमाल से कई सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई और 1 साल में चैनल ग्रो कर गया। हे जान, मुझे लगता है अब हमें हमारा पैसा बैंक से निकाल लेना चाहिए और चैनल को ग्रो करने के लिए और मेहनत करनी चाहिए। हमारा पैसा नहीं, मेरा पैसा। वो अकाउंट मेरा है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा चैनल मेरी वजह से तो इतना ग्रो किया है और हम तो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। फिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि पैसा बस तुम्हारा है? मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि नैना ने उसी समय तकिए के नीचे रखा चाकू निकाला और मेरे पेट में घोंप दिया। माफ करना राघव, लेकिन ये चैनल मैंने शुरू किया था और इसमें पैसा भी मैंने ही लगाया था। तुम्हारी जरा सी मेहनत से तुम इस चैनल के आधे मालिक नहीं बन सकते और ना ही मेरे लाइफ पार्टनर। इसने मुझे मार दिया और मेरी लाश को एक नदी में फेंक दिया। उसके बाद मेरी आत्मा भटकने लगी और मैंने इसकी खूब मदद की, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले इसे मैं सब कुछ दूं और फिर इससे सब कुछ छीन लूं। और अब मैंने मेरा प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ था बहुत गलत था, लेकिन अब तुम जो कर रहे हो वो भी ठीक नहीं है। अगर नैना तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है तो वो अपने आप बर्बाद हो जाएगी। तुम इस तरह से उसकी जान से मत खेलो। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुझे छोड़ना पड़ेगा। तांत्रिक ने बार बार मंत्रों को पढ़ा और नैना पर फूका। नैना बार बार चीखती चिल्लाती। कुछ ही देर में नैना के शरीर से राघव की आत्मा धुआं बनकर बाहर निकली। अब नैना इस आत्मा से मुक्त है। इस मटकी को मैं बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दूंगा। नैना बेहोश थी। राजन ने नैना को उठाया और उसे घर लेकर आया। सुबह होने पर राजन ने नैना को सब कुछ बताया, लेकिन उसके बाद उसने उससे कोई बात नहीं की। अब राजन का उससे पहले वाला लगाव नहीं था। क्या हो गया है तुमको? क्यों मुझसे नजरें नहीं मिलाते? तुमने सिर्फ कामयाबी के लिए एक निर्दोष इंसान का खून कर दिया। कर दिया तो क्या हुआ? मैं बीवी हूँ तुम्हारी। तुम इस तरह से मुझे छोड़ नहीं सकते। नहीं, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनने लायक नहीं हो। नैना ने राजन को बहुत समझाया, लेकिन राजन ने नैना को छोड़ दिया।
ये दोनों अब एक दूसरे से अलग रह रहे थे। दिन पर दिन नैना का चैनल भी अब डूबता जा रहा था। वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी। एक रात एक चोर हाथ में एक बक्सा लिए जंगली रास्ते पर भागा जा रहा था। ये सारा माल मुझे यही कहीं छुपाना पड़ेगा। मैं अपने आप को पुलिस से नहीं बचा सकता। जब सजा काटकर बाहर आ जाऊंगा तो इसे निकालकर बढ़िया जिंदगी गुजारूंगा। ये कहकर उसने बरगद के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदना शुरू किया। वो कुदाल को जमीन पर मार तेजी से खुदाई कर रहा था। तभी उसकी कुदाल जमीन में गड़ी मटकी पर जा लगी और मटकी फूट गई। अरे अरे ये क्या है? मटका टूटते ही उसके अंदर से राघव की आत्मा बाहर निकली। नैना अपने कमरे में पड़ी अपने नसीब को कोस रही थी। तभी घर के बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी खिड़की को तोड़ती हुई नैना की गर्दन घर से बाहर आ गिरी और फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें और आपके पास भी है कोई ऐसी ही डरावनी कहानी तो हमें ईमेल करें। हम आपकी कहानी पर भी वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे।